हमने देखा कि किस तरह से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद की जो घटना है, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका कैसे बढ़ती है। इस क्रम में भारतीय राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहे थे, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध की बात हो, चाहे वो रॉलेट एक्ट की घटना हो, चाहे वो जालियांवाला बाग जैसे त्रासदीपूर्ण घटना हो, जिससे हमारा हृदय आज भी न सिर्फ व्यथित होता है, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अलग सी ज्वाला उत्पन्न होती है, जो हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाता है। आगे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा किस तरह से असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, और इस आंदोलन में एक खिलाफत आंदोलन जो हमने पिछले कक्षा में देखा था कि अली बंधुओं के द्वारा आरंभ किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनके जन समर्थन को प्राप्त करने के लिए। तो हम आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। 1920 ईस्वी से आरंभ हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा एक बड़े तौर पर आंदोलन की आरंभ की गई। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, असहयोग, इंग्लिश में नॉन कॉपरेशन, यानी कि किसी चीज में सहयोग नहीं करना। तो अब यहाँ बात होती है कि किस चीज में सहयोग नहीं करना। तो बच्चों, इनका कहना था कि अगर हमारी जो आबादी है, जो हमारे देश की आबादी है, अगर उसके देश के एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, सिर्फ अपने कार्यों को सहयोग करना बंद कर दे, अपने कार्यों से वो खुद को विमुख कर दे, तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी प्रभावित होगी। और चूंकि ब्रिटिश सरकार, तो हम पहले से जानते हैं कि यहाँ पर वो अपने आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए आए थे। अगर उन्हें व्यापारिक रूप से उनको नुकसान होगा तो वो खुद ब खुद देश छोड़कर चले जाएंगे। और इसी क्रम में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया। जो यह आंदोलन था, जिसके बारे में उन्होंने सबसे पहले जो प्राथमिकता दी कि यह आंदोलन क्या होगा, अहिंसात्मक होगा। अहिंसात्मक मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि असहयोग की नीति हम अपनाएंगे। असहयोग की नीति, जैसे मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो सरकारी कर्मी अपने कार्य को छोड़ दें, या फिर विद्यार्थी अपने विद्यालयों को छोड़ दें, या जितने भी इस तरह के कार्य हैं, उन कार्यों में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नीति के बारे में उन्होंने कहा, एक बहिष्कार की नीति और दूसरा स्वदेशी का प्रचार। यानी कि वो सिर्फ ना बहिष्कार करेंगे किसका, अंग्रेजों के बनाए गए नियमों का, उनके द्वारा जो टैक्स निर्धारित किए गए हैं उनका, बल्कि वो भारत में जो निर्मित चीज़ें हैं उनको, स्वदेशी के बारे में उन लोगों को प्रमोट करेंगे या उसके बारे में प्रचार करेंगे। और इस प्रकार से सरकारी संस्थानों में जो लोग भी हैं वो उसका विरोध करें। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की गई, और उस रूपरेखा के अंतर्गत जो कार्यक्रम थे, बहिष्कार की नीति और स्वदेशी की प्रचार करने की नीति, उसके अनुपालन के बारे में कहा गया। इतना ही नहीं, अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें हुई जिसके कारण से यह आंदोलन अपने गति को पकड़ा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने लोगों से यह अपील की कि जो उपाधियां दी गई हैं, उन उपाधियों को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दे। तो कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो जैसे महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो जैसे ही आंदोलन आरंभ हुआ, उन्होंने क्या किया कि अपने जो उपाधियां थी उन्हें ब्रिटिश सरकार को उन्होंने रिटर्न कर दिया या उन्हें दे दिया। नौकरी, जितने लोग सरकारी नौकरियों में थे, उन्होंने अपनी अपनी नौकरियों का त्याग करना शुरू किया। चाहे वो वकील हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वो सारे लोग क्या कर रहे थे, वो जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उसके खिलाफ वो उसका त्याग कर रहे थे। और जो विद्यार्थी थे, उनसे यह अपील की गई थी कि वो स्कूल और कॉलेजों को त्याग करें, यानी कि वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए जो स्कूल कॉलेज थे उसको त्याग करें, उसमें नहीं जाएं। तो बहुत सारे जो लोग थे, बच्चे थे, जो युवा वर्ग के लोग थे, वो इस आंदोलन में शरीक हुए और ब्रिटिश संस्थानों का उन्होंने भारी तौर पर उसका विरोध करना आरंभ किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जो विदेशी वस्तुएं थीं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं, चाहे उनके वस्त्र हों, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, इस तरह की जो चीज़ें थीं उसका विरोध आरंभ हुआ। और यह जो असहयोग आंदोलन जो आप देख रहे हैं, वह एक पहला ऐसा आंदोलन था जो
भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ रहा था या उसे कनेक्ट कर रहा था। कहने का मतलब कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा था 1905 ईस्वी में किस तरह से स्वदेशी आंदोलन जो हुआ और बंगाल का विभाजन किया गया, हालांकि बाद में 1911 ईस्वी में उस विभाजन को समाप्त कर दिया गया था, परंतु वही जो घटना हुई थी असहयोग आंदोलन की, वो एक बड़े स्तर पर जा रही थी और जिसमें न सिर्फ समाज के मध्यम वर्ग के लोग बल्कि किसान, मजदूर वर्ग के जो लोग थे, जो जंगलों में लोग रहते थे, वो सारे लोग इससे जुड़े हुए थे और वो इसका भारी मात्रा में विरोध कर रहे थे। तो यह जो विरोध प्रदर्शन था, यह जो काम को रोकने की जो नीति थी, उससे ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान होने वाला था। तो क्या नुकसान हुआ था? तो पता है बच्चों आपको, इस दरमियान यानी कि 1921 ईस्वी के आसपास अगर हम देखें तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें 396 लगभग हड़तालें होती हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जब हड़ताल होता है तो जो उत्पादन की जो क्षमता होती है वो ठप पड़ जाती है और जब उत्पादन समाप्त हो जाएगा तब जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो खुद ब खुद समाप्त होने लगेंगी और उससे एक बहुत बड़ा हानि हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो चीज़ें हो रही थी और इसमें कितने लोग भाग लिए थे श्रमिक? 6 लाख। सोच सकते हैं आप, उसमें जनसंख्या कम थी और उसमें से मैंने बताया आपको कि जिस तरह से श्रमिक भाग ले रहे थे और कामों को उन्होंने रोक दिया था, लगा कि ब्रिटिश सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी और वो कुछ दिन में भारत छोड़ के चले जाएंगे। जो ये सारी स्थिति आप देख रहे हैं, उनसे भारत के जो लोग थे उन्हें भी यह महसूस होने लगा कि अब वह दिन दूर नहीं है कि हम जल्द ही स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे देश में स्वराज होगा, हम अपने ऐसी हवा में सांस लेंगे जो जो स्वतंत्रता के बारे में होगी, जो स्वतंत्र होंगे हम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इसका जन समर्थन भी न सिर्फ भारत बल्कि अन्य जगहों से भी मिल रहा था। ये क्रम चल ही रहा था कि एक घटना होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर और उस जिला में एक गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, यहाँ पर कुछ किसान जो थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि जो नीति थी वो विरोध प्रदर्शन की थी और दूसरी नीति क्या थी? बहिष्कार की थी। लेकिन जो विरोध की नीति थी वो शांतिपूर्ण तरीके से थी। तो जो ये सारी चीजें हो रही थी उसमें लोग न सिर्फ विरोध कर रहे थे बल्कि वो अहिंसात्मक रूप से उसमें शरीक हो रहे थे और यह आंदोलन अपने चरम पे चल रहा था। परंतु जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी की जो घटना होती है वो पूरे इस आंदोलन की रूपरेखा और दशा और दिशा को बदल देती है। तो होता है कि होता क्या है इसमें? तो बताऊं बच्चों कि इस दिन गोरखपुर में जो चौरा चौरी जो स्थान था वहां पर कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच में कुछ किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश पुलिसकर्मी के द्वारा। और किसान उसमें उग्र हो जाते हैं। उग्र होना मतलब कि उन्हें गुस्सा आ जाता है। और होता क्या है कि वहां पर जो थाना था उसमें सारे 21 लगभग पुलिसकर्मी थे। उन सभी को ले जाकर के किसान क्या करते हैं? थाने में बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद उसमें आग लगा देते हैं और सारे पुलिसकर्मी वो क्या होते हैं? जल करके मर जाते हैं। ये जो घटना थी वो बहुत ही हृदय विदारक थी। महात्मा गांधी का आरंभ से ही कहना था कि हमें सत्याग्रह करना है, हमें असहयोग की नीति अपनानी है, हमें अहिंसात्मक रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये जो सत्याग्रह था जिसका प्रयोग सबसे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो था क्या? हमने पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए जब जहां आग्रह होगा, जहां सत्य के लिए आपका निवेदन होगा, वहां पर हिंसा का तो कोई स्थान ही नहीं है। और इसके पीछे एक और भी कारण था कि चूंकि ब्रिटिश सरकार के पास पावर था, पैसा था, उनके पास शक्तियां थी। अगर इस तरह से पुलिसकर्मियों की हत्या होगी, वो चाहे ब्रिटिशर से क्यों ना हो, तो उनके पास एक बेहतर मौका होगा लोगों को मारने का, लोगों पर हिंसात्मक कार्रवाई करने का। और जो हम लोगों ने देखा था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जहां पर निरीह लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी कर्मियों को, उन प्रदर्शनकारियों को बिना किसी कसूर के उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो आंदोलन सफलता की ओर जा रहा था अब वो उसकी दिशा बदल गई है। अब इस घटना के प्रति उत्तर में ब्रिटिश सरकार जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर वो हिंसा का प्रयोग करेगी और इससे बहुत सारे जो लोग होंगे वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनकी हत्या हो सकती है या उनको जान माल का नुकसान हो सकता है।
इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, इस आंदोलन को बीच में ही स्थगित करने के बारे में कहा गया। पता है बच्चों, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उस आंदोलन को बीच में ही क्यों रोकना पड़ा। या आप अगर 10वीं कक्षा को देखेंगे या फिर 12वीं कक्षा में देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि चौरा चौरी कांड की घटना क्या थी या असहयोग आंदोलन को बीच में ही क्यों समाप्त करना पड़ा। तो मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया। इस तरह से अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन जो इतने बड़े स्तर पर चल रहा था, जिसका प्रभाव न सिर्फ भारत बल्कि विश्व पर पड़ रहा था। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस आंदोलन को लेकर के भारतीय जो अन्य नेता थे वो काफी उत्साहित थे। उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था सुभाष चंद्र बोस का और जवाहरलाल नेहरू का। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग का जो आंदोलन है वो सफलता की ओर जा रहा है, परंतु महात्मा गांधी के द्वारा जब अचानक से इस आंदोलन को रोक दिया जाता है तो ये जो दो भारतीय नेता थे उसका भारी विरोध करते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी का जो लक्ष्य था कि 100 दिनों के अंदर हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी है या 1 वर्ष के अंदर हम लोगों को पूर्ण स्वराज कर लेना है, वो अब कहीं न कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा था, जिससे आहत होकर उन्होंने महात्मा गांधी की आलोचना भी की थी। परंतु महात्मा गांधी की जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, वो बाकी अन्य नेताओं से काफ़ी इतर थी, उनसे काफ़ी अलग था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस तरह से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं और किस प्रकार से इसका अचानक से अंत होता है। अब हम चैप्टर के दूसरे भाग में देखते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद महात्मा गांधी किस प्रकार से एक जन नेता के रूप में उभरते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा इस जो आंदोलन जो हुआ, इस आंदोलन में जो लोगों की संख्या हुई या जो लोग इसमें जुड़े, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो एक बहुत ही विशाल जन समुदाय का वो नेतृत्व करता बन गए, न सिर्फ किसानों के बल्कि मजदूरों के लिए भी। जैसा कि उन्होंने पहले काम कर रखा था मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तो उनकी छवि जो थी वो एक महात्मा की बन गई। महात्मा, हाँ, एक वैसा व्यक्ति जो किसी छल प्रपंच या किसी लोभ मोह में नहीं रहता है, वो सिर्फ लोगों के कल्याण की बात करता है। ऐसे महात्मा की जो उपाधि है, अगर देखा जाए तो उनकी उपाधि या उनको इस उपमा इसी आंदोलन के बाद मिलना आरंभ हो गया। हालांकि एक व्यक्ति थे या हम कहें इतिहासकार हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जो है उन्हें महात्मा बनने की प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका में जो आरंभ हुआ था, श्वेत और अश्वेत का आंदोलन, उसी आंदोलन से ही आरंभ हो जाता है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने भारत में जो राष्ट्रवाद को एक नया आयाम दिया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए और क्या हुआ, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग तक उनकी छवि पहुंची। लोग उन्हें अब महात्मा के रूप में जानने लगे। उनके कई उपनाम हो गए, गांधी बाबा, गांधी महाराज, और इस तरह से उन्हें उनकी छवि जो है वो धीरे धीरे एक जन नायक के रूप में होने लगी। उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज की थी इसमें, जैसे हमने बताया आपको कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था असहयोग आंदोलन के समय में, वहां पर उन्होंने एक और बात कही थी कि हमें स्वदेशी वस्तु अपनानी थी। स्वदेशी वस्तु कौन सी थी, वो चरखा। वो चरखा पर उन्होंने बल दिया कि चरखा से सूत काटेंगे कपास से, और जो वस्त्र होगा जो बनेगा जिसे हम खादी कहते हैं, तो वो खादी वस्त्र के प्रयोग के बारे में उन्होंने कहा और ये जो चरखा का प्रयोग उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। तो ये चीजें जो है उनके जन नेता बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हमने बताया आपको कि खादी के उपयोग और इसके प्रसार के बारे में उन्होंने कहा, तो ये सारी चीजें की प्रभार जो प्रसार थे वो होने लगे। और एक और महत्वपूर्ण था कि सामाजिक समानता पर उन्होंने बल दिया। सामाजिक समानता, जब वो भारत का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से जो समाज था वो किस प्रकार के अलग अलग समाज जो थे वो वर्गों में बटे हुए थे।